15 अप्रैल 1912 का दिन एक ऐसा दिन जो इतिहास में भूतिया कहानी की तरह दर्ज हो गया। टाइटैनिक, जिसे डूबने वाला नहीं कहा जाता था, एक असली बुरे सपने में तब्दील हो गया। बेलफास्ट के हारलैंड और वोल्फ शिपयार्ड में तैयार किया गया ये शाही डाक जहाज 882 फीट लंबा और 52,000 टन वजनी था। इसकी भव्य सीढ़ियां, शानदार भोजन कक्ष और विलासिता की तमाम सुविधाएं इसे एक अद्भुत जहाज बनाती थीं। इसमें पहली श्रेणी के लिए राजसी सैलून और दूसरी श्रेणी में भी ऐसी सुविधाएं थीं जो अन्य जहाजों की पहली श्रेणी को टक्कर देती थीं। यहाँ तक कि तीसरी श्रेणी के यात्री भी असाधारण आरामदायक यात्रा का अनुभव कर सकते थे। इसकी यात्रा 10 अप्रैल 1912 को शुरू हुई, जब यह साउथहैम्पटन से न्यूयॉर्क के लिए रवाना हुआ। इसके रास्ते में चेरबर्ग, फ्रांस और क्वींसटाउन, आयरलैंड में रुकने के बाद जहाज अपने 2200 यात्रियों और चालक दल को लेकर अटलांटिक के काले पानी की ओर बढ़ गया। इनमें कुछ सबसे अमीर और प्रसिद्ध लोग थे, जैसे जॉन जैकब एस्टर, बेंजामिन गगनहेम और इसिडोर स्ट्रॉस। लेकिन अंधेरा घना होता गया। 14 अप्रैल की रात, जब सभी अपनी विलासिता में डूबे हुए थे, तो दो प्रहरी फ्रेडरिक फ्लेट और रेजिनाल्ड ली एक हिमखंड को आते हुए देखते हैं। जहाज के चालक दल ने तेजी से प्रतिक्रिया दी, लेकिन 11:40 बजे टाइटैनिक का दाहिना हिस्सा हिमखंड से टकरा गया। ये ठंडा अंधकार में अटलांटिक अब एक मौत का फंदा बन चुका था। जहाज के वाटरटाइट कंपार्टमेंट्स में तेजी से पानी भरने लगा और हर गुजरते मिनट के साथ यह अजेय जहाज समुद्र की गहराइयों में खिंचता जा रहा था। 14 अप्रैल की रात हर रात की तरह ही शुरू हुई। यात्री और क्रू अपनी शाम बिता रहे थे। समुद्र शांत था, आसमान साफ। ऊपर क्रो के घोंसले में लुकआउट्स फ्रेडरिक फ्लीट और रेजिनाल्ड ली खतरे के कोई भी संकेत के लिए क्षितिज देख रहे थे। अचानक रात 11:40 पर अंधेरे में एक बड़ा अंधेरा सा आकृति दिखा, एक आइसबर्ग। फ्लीट ने तुरंत 3 बार अलार्म बेल बजाया और ब्रिज को फोन किया। आइसबर्ग ठीक आगे, वह चिल्लाया। फर्स्ट ऑफिसर मर्डॉक ने जहाज को पोर्ट की तरफ मोड़ने और इंजन को रिवर्स करने का आदेश दिया। लेकिन टाइटैनिक एक बहुत बड़ा जहाज था और अब बहुत देर जहाज असली खतरे में नहीं था। लेकिन जैसे जैसे पानी भरता गया, सच्चाई का एहसास हर किसी को होने लगा। महिला और बच्चों को प्राथमिकता देकर नावों में भेजा गया, लेकिन उन नावों में पर्याप्त जगह नहीं थी। सेक्शन 4, अराजकता और साहस की दास्तान। सिर्फ जहाज ही नहीं, बल्कि उसके भीतर एक बुरे सपने जैसा माहौल बन चुका था। यात्रियों की चीखें, बिखरे हुए सामान और अराजकता। कैप्टन स्मिथ हालात की गंभीरता को समझते हुए लाइफ बोट्स तैयार करने का आदेश दिया। उन्होंने अपने क्रू को शांति और धैर्य बनाए रखने को कहा, ताकि पैसेंजर्स को संभाला जा सके। महिलाओं और बच्चों को पहले लाइफ बोट्स में बिठाना था। क्रू ने बड़े ही धैर्य और समझदारी से उन्हें लाइफ बोट्स में बिठाया, ताकि उनकी जान बचाई जा सके। लेकिन कई पैसेंजर्स इस बात पर विश्वास नहीं कर पा रहे थे कि यह डूबने वाला जहाज सच में डूब सकता है, इसलिए वे जहाज की सुरक्षा छोड़कर जाने से हिचकिचा रहे थे। उन्हें लगता था कि टाइटैनिक कभी नहीं डूबेगा और यह सब एक गलत फहमी है। इस अराजकता और भगदड़ के बीच अजीब हिम्मत और समर्पण के किस्से देखे गए। कुछ पैसेंजर्स ने अपनी जान की परवाह किए बिना दूसरों की मदद की और कुछ ने अपने परिवार को सुरक्षित करने के लिए अपनी जान दे दी। संगीतकारों ने जैसे किसी भूतिया फिल्म के नायकों की तरह अंत तक संगीत बजाया, ताकि यात्रियों को शांत रखा जा सके। मिलियनेयर जॉन जेकब एस्टर ने अपनी गर्भवती पत्नी को लाइफ बोट में बिठाया, अपनी जान की कुर्बानी देकर। उन्होंने अपनी पत्नी और होने वाले बच्चे की सुरक्षा को अपनी जान से ज्यादा महत्वपूर्ण समझा। जब जहाज का आगे का हिस्सा पानी में डूबने लगा, तो पीछे का हिस्सा ऊपर की ओर उठ गया। 2:20 बजे जहाज का मध्य भाग टूट गया और यह 2 हिस्सों में समुद्र के भीतर समा गया। सेक्शन 5, समुद्र की गहराइयों में एक जलमग्न कब्र। जैसे जैसे टाइटैनिक पानी में डूबता गया, डेक का एंगल बढ़ता गया और लोगों के लिए संभालना मुश्किल होता गया, जिसे बची हुई लाइफ बोट्स को लॉन्च करना और मुश्किल होता गया। लाइफ बोट्स को पानी में उतारना एक कठिन काम बन गया था और समुद्र की लहरों ने इस काम को और भी मुश्किल बना दिया। डर और घबराहट बढ़ने लगी जब हालत की सच्चाई भयंकर रूप से सामने आई। लोग अपने जीवन के लिए लड़ रहे थे और हर तरफ अफरा तफरी मच गई थी। सुबह 2:20 पर टाइटैनिक टूट गया। उसका पिछला हिस्सा हवा में ऊपर उठा और लोगों ने अपनी आंखों के सामने इस भयंकर दृश्य को देखा और फिर ठंडे गहराई में समा गया।
टाइटैनिक का पिछला हिस्सा धीरे धीरे पानी में डूब गया और सब कुछ शांत हो गया। लगभग 1500 लोग ठंडे पानी में मौत की चपेट में आ गए और केवल 705 लोग बच पाए। जो बच गए उन्होंने जीवन भर उस रात के डरावने अनुभव को नहीं भुला पाया। उनकी मदद की पुकार समुद्र की गहराई में खो गई। लाइफ बोट्स में बैठे लोगों ने अपने आसपास सिर्फ अंधेरा और शांति देखी। लाइफ बोट्स में सिमटे हुए सर्वाइवर्स सिर्फ दहशत से देख सकते थे जब टाइटैनिक की बटियां लहरों के नीचे गायब हो गई। उनके चेहरे पर डर और ठंड का असर साफ दिख रहा था। जब टाइटैनिक की बटियां लहरों के नीचे गायब हो गई तब उन्होंने समझा कि उनका जीवन बदल गया है। टाइटैनिक के डिस्ट्रेस सिग्नल से अलर्ट करपाथिया सुबह 4 बजे पहुंची और सर्वाइवर्स को लाइफ बोट से निकालना शुरू किया। करपाथिया ने अपनी पूरी कोशिश की उन लोगों को बचाने के लिए और सर्वाइवर्स को लाइफ बोट से निकालना शुरू किया। यह एक मुश्किल और संवेदनशील काम था, लेकिन करपाथिया के क्रू ने इसे बहुत ही साहस और संवेदना से अंजाम दिया। जैसे ही इस दुखद घटना की खबर फैली, पूरी दुनिया सदमे और शोक में डूब गई। लोगों ने अपने प्यारों को खोया था और यह घटना इतिहास में एक कलंक बन गई। अटलांटिक के काले ठंडे गहराई में टाइटैनिक का मलबा सालों तक छुपा रहा, जैसे एक भूतिया खजाना। 1985 में समुद्र विज्ञानी रॉबर्ट बलर्ड और उनकी टीम ने इसे खोज निकाला। सेक्शन 6 गहराई में छिपे भूत की खोज। कई दशकों तक टाइटैनिक अटलांटिक के तला में पड़ी रही, उस भयंकर रात की एक याद बनकर। फिर 1985 में डॉक्टर रॉबर्ट बलार्ड के नेतृत्व में एक जॉइंट अमेरिकन फ्रेंच एक्सपीडिशन ने सोनार टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके इसके मलबे का पता लगाया। उनके द्वारा भेजे गए डूबने वाले कैमरों ने जहाज के विशाल डेक और टूटी हुई संरचना को पहली बार उजागर किया। जहाज के मलबे ने न केवल इतिहास के रहस्यों को खोला, बल्कि यह भी दिखाया कि कैसे इंसानी महत्वाकांक्षा और त्रासदी आपस में जुड़ी होती है। इसके मलबे पर जंग खाए हुए लोहे के रस्टिकल्स, जो समुद्री जीवों के कारण बने थे, समय के साथ इसका क्षय कर रहे थे।